हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग फिजिक्स में 70 में 70 नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप 70 में 70 नंबर आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो ये फिजिक्स की वन शॉट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम पूरी किताब के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपको हम वन शॉट वीडियो से पूरी तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि और आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी फिजिक्स को एक वीडियो में हम लोग ख़त्म करने वाले हैं, इसलिए फिजिक्स की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना होने पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे और उसके बाद में हम लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी न्यूमेरिकल सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बहुविकल्पी प्रश्नों से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न दिया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और 4 आंसर दिए जाते हैं, तो आपको एक टिक करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो आप बताएंगे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि प्रेरकत्व का मात्रक है। ठीक है, अब 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना है। तो प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, प्रेरकत्व का मात्रक ओम सेकंड होता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो एल अपान आर का मात्रक होगा। ठीक है, कह रहा है कि एल तथा आर क्रमशः प्रेरकत्व एवं प्रतिरोध हैं तो एल बटे आर का मात्रक क्या होगा। ठीक है ना, तो एल जो है वो प्रेरकत्व है और आर आपका प्रतिरोध है। तो एल बटे आर का आपको मात्रक बताना है, तो इसका मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, अगर एल अपान आर आएगा तो इसका मात्रक आपको सेकंड लगाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। कह रहा है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है ना, तो परावर्तन के कारण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो आकाश का रंग जो होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश का रंग जो है नीला क्यों दिखाई देता है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग जो है वो नीला दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर बहुविकल्पी में पूछा गया है आपसे, अति लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है, तो आपको यही बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसी पर है, लेकिन इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा। मतलब कह रहा है कि जब प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो यानी प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन जो है अधिक होगा। विचलन का मतलब फैलना। ठीक है, विचलित होना। क्लियर, तो प्रिज्म से जब गुजरता है तो किसका विचलन अधिक होगा, तो आपको बताना है बैंगनी रंग का विचलन अधिक होगा। ऑप्शन नंबर बी। कैसे होगा देखिए, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन इसका जो है विचलन जो है वो सबसे अधिक होता है। ठीक है ना, तो आपको बताना है प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग का
प्रकाश का विचलन अधिक होगा तो आप बताएंगे बैंगनी रंग के प्रकाश का जो है विचलन अधिक होता है। और सबसे कम किसका होगा तो सबसे कम लाल रंग का होता है। ये बातें याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आगे डैश लगाया गया है। इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और आपको घुमाने के लिए ये दिया होता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। जैसे कह रहा है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन तभी संभव है जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आगे डैश है। अब आपको ऑप्शन पढ़ना है, देहली आवृत्ति की आधी हो, देहली आवृत्ति की एक हिस्से से ज़्यादा हो, देहली आवृत्ति से कुछ कम हो, या फिर देहली आवृत्ति से आधी हो। तो कह रहा है कि किसी धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित तभी होगा जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या हो जाएगी, देहली आवृत्ति से अधिक होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको देहली आवृत्ति बताया था, तब हमने सिखाया था आपको कि इलेक्ट्रॉन तभी उत्सर्जित होते हैं जब आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे कह रहा है कि यदि कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। मतलब जब कण का संवेग दोगुना होगा तो इसकी जो दे ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी वो आधी हो जाएगी। कैसे होती है, क्योंकि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो जब ये बढ़ेगी तो वो घटेगी, जब ये घटेगी यानी जब ये बढ़ेगी तो वो घटेगी, इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यदि कण का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी दे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो होगी वो क्या हो जाएगी, तो आप बताएंगे आधी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारे बहुविकल्पी प्रश्न और अतिलघुत्तरीय प्रश्न तैयार कर लेने हैं, क्योंकि ये फिक्स नंबर होते हैं, है ना। तो अब चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है और इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने अभी तक सिर्फ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा है तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि आगे क्या कह रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। देखिए क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए, ठीक है। तो अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताना है और इसका मात्रक बताना है। तो हम इसमें लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आया। देखिए फिर से, वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक जो होता है वो कूलाम मीटर होता है, ठीक है। ये आपको लिखना है और इसके साथ में आपको सूत्र भी लिखना है। सूत्र होता है P बराबर 2QL। मतलब इसका क्या हुआ, P जो है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। Q क्या है, आवेश है, और L जो है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। तो अब देखिए P बराबर 2QL है तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। कूलाम कहाँ से आया, ये Q का मात्रक आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम, और L का मात्रक मीटर, तो यहीं से आया कूलाम मीटर, ठीक है। तो P बराबर 2QL इसका सूत्र हो गया और इसका कूलाम मीटर मात्रक हो गया। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको ध्यान से समझना और इम्पोर्टेंट इस पर लगा लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिया जाता है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ठीक है। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलते हैं और परिभाषा भी पूछी जाती है और ये आपका बहुविकल्पी भी मिलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं।
क्वेश्चन दिया गया है कि विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए। ठीक है, तो विभव प्रवणता क्या होती है समझते हैं। इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर जो होगी वो विभव प्रवणता होती है। ठीक है, अब विभव परिवर्तन की दर जैसे विभव प्रवणता बराबर होता है विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। तो ये इसका सूत्र होता है विभव प्रवणता बराबर विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन। अब अगर आपको इंग्लिश में याद रखना है तो आप इस प्रकार लिखिए जैसे माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, तो माइनस डेल्टा वी मतलब विभव में परिवर्तन और डेल्टा एक्स बराबर दूरी में परिवर्तन। ठीक है, तो यही लिखा है विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आसानी से समझाएंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखते रहना है, सब कुछ समझ में आएगा बिना टेंशन के। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, उदाहरण दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक समान जैसे ही कह रहा है कि एक समान मतलब हर जगह एक समान होगा, समान। ठीक है, तभी तो एक समान हुआ, वही इसमें हमको बताना है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ हों तो वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ होंगी वह क्षेत्र क्या होगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए अब इसमें कह रहा था कि उदाहरण दीजिए, तो हमको एक समान चुंबकीय क्षेत्र का उदाहरण लिखना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर उदाहरण हेडिंग लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। कहाँ पर होगा, तो लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। ये आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपको यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है। और अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से हम देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जैसे देखती है क्वेश्चन दिया गया है कि अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यावहारिक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसमें आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रूफ मिलेगा और परिभाषा भी मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग में पूछा जाता है, शॉर्ट में भी पूछा जाता है, तो आपको सब कुछ तैयार रखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना होने पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए तथा एक व्यवहारिक उदाहरण भी दीजिए। ठीक है, तो इसकी परिभाषा समझिए पहले। इसमें होता है कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, इसमें होता है दो कुंडलियों के बीच और स्वप्रेरण गुणांक होगा, उसमें एक ही कुंडली होती है, बस इतना अंतर होता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो। ये समझ में आया। मतलब कह रहा है किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होगा तथा दूसरी कुंडली में धारा का मान 1 एम्पीयर हो। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लिखते हैं। उसके बाद में इसका व्यवहारिक उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका व्यवहारिक उदाहरण होता है जैसे इसका लिखेंगे, इसका व्यवहारिक उदाहरण ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है। ठीक है, तो जो ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली है वो आपकी अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर आधारित है। ठीक है, अगर आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर
किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आप बताएंगे अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, ट्रांसफार्मर और अन्योन्य प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद में यहाँ से हम एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल को हल करते हैं। आपको बताएंगे कि इस प्रकार से न्यूमेरिकल हल किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, 5 हेनरी के एक प्रेरकत्व में 0.1 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है। ठीक है, प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो यहाँ से आपको पूछ रहा है कि प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल का सूत्र जो होता है वो आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दिया गया है 5 हेनरी के एक प्रेरक में, प्रेरक मतलब प्रेरकत्व, तो प्रेरकत्व को हम L से नोट करते हैं। तो L बराबर यहाँ पर दिया गया है 5 हेनरी। ठीक है, जो दिया गया है उसको पहले हम नोट करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो प्रेरकत्व यहाँ पर हमको 5 हेनरी दिया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में, मतलब यहाँ पर आपको डेल्टा टी दिया गया है, मतलब यानी समय परिवर्तन की दर 0.1 सेकेंड। ठीक है, 0.1 सेकेंड। ठीक है, इतना क्लियर। फिर देखिए, इसमें कह रहा है कि धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, मतलब यहाँ पर आपको डेल्टा आई दिया गया है 12 से 7 हो जाती है, मतलब 12 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ से आपका 5 बचने वाला है। ठीक है, तो 5 एम्पियर धारा यानी कि डेल्टा आई बराबर 5 एम्पियर दिया गया है। इतना सबको समझ में आ गया। उसके बाद में अब इसमें हम सूत्र में रखेंगे ये मान और आपको आंसर मिलेगा। कह रहा है कि प्रेरक में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो विद्युत वाहक बल E बराबर होता है माइनस का L और डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें हमको मान रखना है, मतलब E हमको निकालना है। तो E बराबर माइनस का डेल्टा आई और L कितना दिया गया है 5 हेनरी, तो हम पहले 5 रखते हैं। ठीक है, और डेल्टा आई भी हमको 5 एम्पियर दिया गया है, तो यहाँ पर भी हम 5 रखेंगे। ठीक है, और बटे में डेल्टा टी बराबर हमको दिया गया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो 0.1 सेकेंड हम इस प्रकार से रखेंगे। तो यहाँ से जब दशमलव हटता है तो ऊपर 0 बढ़ता है, सबको पता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, E बराबर आपका 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा। ठीक है, और ये 0 है तो 0 लगा देंगे, नीचे 1 है उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो ये हमारा विद्युत वाहक बल निकल कर आ जाएगा E बराबर माइनस का 250 वोल्ट। ठीक है, तो इसको हम वोल्ट में लिख देते हैं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोलो, क्या ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया? कितनी आसानी से हमने लगा दिया। बस इसमें काम क्या करना होता है, इसमें जो दिया है वो डाटा नोट करो, इसका फार्मूला लगाओ, उसमें मान रख दो, आसानी से आपको ये क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बेहद समझ में आ गया होगा। चलिए, उसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ से देखिए, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं, मतलब आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, चलिए समझते हैं। तो इसमें लिखा जाएगा कि किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग। ठीक है, तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाएगा आवेश की गतिशीलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप बताएंगे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाहक वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है,
तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ई है, इससे प्राप्त किया जाता है वीडी। वीडी जो है वो अपवाह वेग है। तो ये हमारा सूत्र निकल कर आता है म्यू बराबर वीडी अपान ई। ठीक है, आवेश की गतिशीलता यही होती है, म्यू बराबर वीडी अपान ई। ये फार्मूला आपको याद रखना है और ये परिभाषा आपको याद रखनी है। ठीक है, ये काफी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको हम आपको करवा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए, कह रहा है कि किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है और विशिष्ट चालकता का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक लिखिए। ठीक है, तो किसी चालक की विशिष्ट चालकता क्या है, आइए समझाते हैं आपको। इसका मतलब होता है कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। देखिए, किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका सूत्र कैसे निकलता है। इसका सूत्र है, यदि किसी चालक पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध रो है, ठीक है, यदि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध रो है तो सिग्मा बराबर 1/रो हो जाता है, मतलब ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इसका मात्रक हो जाएगा। अब ये कैसे आया, इसको समझते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी चालक पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो रो है, तो इसकी चालकता क्या हो जाएगी, 1/रो हो जाएगी। मतलब यहाँ पर कहा गया था कि इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का जो व्युत्क्रम मतलब 1/रो हो जाएगा, ये हमारी विशिष्ट चालकता कहलाती है। ठीक है, अब इसका मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो दोनों हमने क्वेश्चन कवर कर लिए, विशिष्ट चालकता और इसका मात्रक। ठीक है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है और 2 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि दिया गया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10√2 है, मतलब धारा का शिखर मान 10√2 एम्पियर है, तो धारा का वर्ग माध्य मोल मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको धारा का शिखर मान जो आई नॉट दिया गया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। तो आई नॉट आपका कितना दिया गया है, आई नॉट दिया गया है 10√2। ठीक है, तो इसको आप आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, तो आई नॉट आपका 10√2 है, तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमसे पूछ रहा है, यानी कि हमको यहाँ पर RMS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, RMS, किसका, आई का, धारा का RMS पूछ रहा है। तो ये इसका सूत्र होता, तो इसका सूत्र क्या होता है, IRMS बराबर I0/√2। ठीक है, तो इसमें हमको मान रखना है और IRMS निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए IRMS बराबर क्या हो जाएगा, I0 का मान रखेंगे तो 10√2 दिया गया है और नीचे में √2 होता है, तो √2 नीचे रखेंगे, तब यहाँ से √2 कट जाएगा, तो यहाँ से आपका IRMS जो निकल कर आएगा IRMS। ठीक है, ये आपका सिर्फ 10 एम्पियर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आपको कमेंट में बताना है कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। चलिए हम मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।